हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब तक हम लोग 6 सीरीज़ कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने लास्ट में आपको बताया कि मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा और मेरी बेटी 2 दिन की थी जब घर शिफ्ट करने का हुआ। और हस्बैंड साथ थे, लेकिन वो सुबह सुबह एक दिन उठ के चले गए और उसके बाद दोपहर में, उसी दोपहर को मुझे पता चला कि उनके फादर की जो शॉप थी वहाँ पे कुछ लोग चोरी करने आ गए थे और उनके फादर को शूट किया था उन्होंने। फादर की वहीं पे डेथ हो गई थी और मदर इन लॉ के सर में काफ़ी चोट आई थी। उनका सर यहाँ बीच में से बेसबॉल मार के उनको किया था, तो सर फट गया था और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके टांके वगैरह लगे। तो उसके बाद सब लोग फिर उनके यहाँ, उनकी खाला के यहाँ सब इकट्ठे हो रहे थे, तो हमें भी वहाँ जाना था। उनकी खाला का वो ही बेटा जो मुझे साथ हेल्प की थी, जिसने घर शिफ्ट करवाने में, उनकी बीवी के भी मेरी बेटी से 2-3 दिन पहले एक बेटी पैदा हुई थी। तो हम लोग साथ साथ ही एक दूसरे को जानते थे और साथ साथ में दोनों की बेटियां पैदा हुई थी। इवन यहाँ तक कि उन्होंने मेरे से अपनी बेटी के लिए नाम भी पूछा था कि आप बताओ आप क्या नाम रखोगे अगर बेटी हुई, और वो क्या नाम रखें। तो मैंने उनको नाम सजेस्ट किए थे और जो एक नाम उन्होंने चूज़ किया और दूसरा नाम मैंने अपनी बेटी का रखा। तो उनकी बेटी का नाम पता नहीं यहाँ बताना ठीक है या नहीं है। मेरी बेटी का नाम हमने पुनीत रखा था। तो पुनीत का नाम है कि वेरी वेरी प्योर। ये हमारे जैसे आपके पाकिस्तान में या बाकी जो इस्लाम को मानते हैं, उनके जो कुरान पाक है उसमें आप जैसे पढ़ते हैं कुछ लिखा होता है, तो ऐसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी उनमें से एक अक्षर लेके हम लोग जब दुआ मांगते हैं तो उसके बाद जो आयत आती है पहली, तो उस आयत का जो पहला लफ्ज़ होता है उस पे हम लोग नाम रखते हैं बच्चे का। तो बेटी का नाम पी से था, तो पी से मैंने पुनीत रखा था और पुनीत लफ्ज़ ही पूरा आयत में है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की लाइन में है। और उसका नाम है कि जो बहुत 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 प्योर हो। और सच्ची में सब लोग यही कहते हैं कि पुनीत बहुत ज़्यादा अच्छे और प्योर लड़की है, और उसको मांग मांग के पूरी प्रेगनेंसी में कि हमें बेटी चाहिए, तो बेटी खुदा ने दी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब वो जैसे कुछ एक दिन की थी, हफ्ते की भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 दिन की थी जब हमने घर मूव किया और उसके 2 दिन बाद ये हादसा हुआ कि मेरे फादर इन लॉ जो थे उस वक्त, तो उनकी डेथ हो गई। तो मेरे अम्मी ने भी बोला कि चलें फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने अगेन बच्चों दोनों को लिया, अपनी माँ को लिया और हम लोग उनके घर गए। तो उनके वहाँ बहुत ज़्यादा उनके रिलेटिव सब इकट्ठे हुए थे और जाते ही मैंने सबको बुलाया, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद वहाँ बैठे, क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे तो हम भी उठ के नहीं आ सकते हैं। सब ने खाना वाना खाया, लेकिन उन लोगों ने ना मुझे खाना पूछा ना मेरी माँ को पूछा। और वो जो इनके खाला की बहू थी, उसकी भी बच्चा हुआ था, तो उसे किचन में बुला बुला के उसको दूध के गिलास भर के पिलाए जाते थे कि इसने बच्चे को फीड करना है। लेकिन हमारी बच्ची भूखी है और मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया, सिर्फ पानी पी रही थी मैं। तो किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि ये भी तो बच्ची इसी ख़ानदान की है। तो एक दो ने इसको, पुनीत को उठा के उसको देखा और इसके मुंह में हाथ डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों इसके मुंह में हाथ डाल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड की एक खाला जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत दे,
वो मुंह में हाथ डाल के कहती है कि अरे इसके मुंह में तो दांत है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ शायद कमज़ोर बहुत थी, तो जैसे मसूड़ों की हड्डी होती है शायद वो चुभ रही होगी या कुछ है। उसने तो सारे ख़ानदान को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी पुनीत के तो मुंह में दांत है, और जो बच्चे दांत के साथ पैदा होते हैं तभी घर में डेथ होती है। तो इसको बुरा कहने लगे सब लोग कि इसके पैदा होने से ही ऐसा हुआ है कि इसके दादा की डेथ हुई है। तो हमें ये बात बहुत बुरी लगी, और वैसे भी भूख से बुरा हाल हो रहा था, बच्चा छोटा है वो भी रो रहा है। तो फिर हम लोग उठ के घर आ गए। अब वहाँ क्या था, क्योंकि उनको अभी मेरे फादर इन लॉ की बॉडी पुलिस ने रिलीज़ नहीं की थी, तो सब लोग रोज़ाना उनके खाला के यहाँ इकट्ठा होते थे। सब दिन भर वहाँ बैठ के गप्पे हाँकना और कभी दुआएं करना, कभी पढ़ना, कुछ ऐसे। लेकिन ज़्यादा वहाँ पे बातें होती थी, और बातें किसके लिए होंगी? ऑफ कोर्स मेरे खिलाफ होंगी बातें। तो करते रहें बातें, क्या कर सकते हैं। तो जब हस्बैंड से पूछा गया कि आप घर चल रहे हो या आपने अभी नहीं आना है, माँ के पास रहना है, तो मेरी सास ने जवाब दिया था कि अब ये वापस नहीं आएगा वहाँ पे तुम्हारे साथ, तुम अपने आप रहो। तो तब मैंने गुस्से में आके कहा था सबके सामने, और एक बार फ़ोन पे भी पहले बात हुई थी, तो तब भी मैंने ये बात कही थी कि तुमने पहले से प्लानिंग करके मेरे बच्चों के बाप को छीना है, इसीलिए देख लो अल्लाह ने तुम्हारे बच्चों के बाप को छीन लिया। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन मैंने ये बात कही और सबके सामने कही, और सब मुझे बुरा कहने लगे। क्योंकि चीज़ों की हद होती है कि कितना वक्त तक हर बात सुनते जाओ। और जब इन्होंने अब डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे ऐसे अकेले छोड़ देना है, ना घर है, ना पैसा है, ना कुछ है, और अभी 1 हफ्ते की बेटी है, तो उसके साथ ये लोग ऐसा सलूक कर रहे हैं कि ये जो है मनहूसियत है या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं नहीं सहूँगी। मैंने ये बोला कि आपने मेरी बच्ची का बाप छीना है, मेरे बेटे का बाप छीना है, इसीलिए ऊपर वाले ने आपके बच्चों के बाप को छीन लिया है। और ये कह के हम लोग आ गए। उसके बाद हम कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। फिर जब उनकी आखिरियत हुई, तो जब फ्यूनरल वगैरह हमारे में करते हैं, तो तब भी हम लोग गए थे, सब लोग गए, लेकिन कोई भी ढंग से बात नहीं कर रहा था। तो बहुत मुश्किल हो रहा था कि घर का गुजारा कैसे चले। अब इंडिया से मेरे माँ बाप आए हुए थे, वो कितना खर्च करते, और जो मेरा घर की ओर से काम कर के था, वो तो हस्बैंड ने उठा के अपने फादर को दे दिया था सब। इतना शुक्र है कि कुछ देर पहले मेरी सास मुझे कह रही थी, वो दुकान छोड़ने से पहले, कि तुम्हारा जितना गोल्ड है ना, वो तुम मुझे दे दो, मैं अपने पास संभाल के रख लूँगी। क्योंकि यहाँ एक बार हमारी दुकान में चोरी हो गई थी, तो उनको हुआ कि तुम्हारा फिर से चोरी ना हो जाए, तो हम अपने घर में रख लेंगे। अपनी दुकान में हमने रखा हुआ है, सेफ़ रखी हुई है, तो वहाँ सेफ़ में रख लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकान में अगर कोई ऐसे चोरी हो जाए, तो फिर वहाँ भी चोरी हो सकती है। अगर हमारी दुकान में आपको लगता है कि चोरी होगी, तो आपकी दुकान में भी चोरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे ऊपर ना अल्लाह का बहुत करम है, हमारे घर में चोरी नहीं होगी। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरे से ही खुदा हर बात में नाराज़ है, मेरे ऊपर ही करम नहीं है उसका। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा। तो शुक्र है कि मैंने उस वक्त वो गोल्ड उनको सब नहीं दिया था, वरना मैं बिल्कुल ही खाली हाथ हो जाती।
तो जी उसके बाद हम लोग, मैं, अब मेरी माँ और मेरे फादर, हम लोग इकट्ठे रह रहे थे वहाँ। तो सॉरी मैं बार बार इधर उधर देख रही हूँ क्योंकि मैं आज फिर अपनी बेटी के साथ पार्क आई हूँ और यहाँ हम लोग बैठ गए हैं कि चलो यहीं पे बैठ के व्लॉग बनाती हूँ। तो साथ में कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो मैं देख रही हूँ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वैसे तो कोई समझेगा नहीं मैं क्या बात कह रही हूँ। तो देखिए आज मैं रो नहीं रही, मैं आराम से बता रही हूँ क्योंकि इस वक्त तक हिम्मत जुटाने लगी थी और यही अब आगे जो वक्त है उसको हिम्मत से काटना था। जैसे भी हो अपने दुख को एक साइड करके मुझे बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ आगे सोचना था। तो मेरे पड़ोस में एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी। अब देखिए जैसे आप सब मुझे पाकिस्तान वाले मिले हैं, वहाँ भी मेरा साथ एक पाकिस्तानी फैमिली ने दिया। वो भाई जो थे वो मुझे कहने लगे कि ऐसे तुम कब तक ये किराए के गंदे से घर में रहोगी, तुम ऐसा करो, यहाँ पास ही में एक ऑफिस है जो तुम जैसे औरतों की हेल्प करते हैं। तुम जैसे से उनका मतलब था कि जिनके घर के लोग उनको तंग करते हैं या वो औरत अकेली रह जाती है तो फिर वो उन्हें हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट से उनको हेल्प लेके देते हैं। तो मुझे जो उन्होंने बताया कि कहाँ जाना है, और उस वक्त कार नहीं थी मेरे पास, मेरे हस्बैंड कार ले गया हुआ था। तो स्नो बहुत पड़ी हुई थी बाहर। अब मैं स्नो में पैदल चल के जा रही हूँ। एक ब्रिज था जहाँ नीचे रेलवे लाइन थी, मुझे वो क्रॉस करके आगे जाना था जहाँ वो ऑफिस था गवर्नमेंट का। तो चलते चलते एकदम स्नो में पैर मुड़ गया, पैर में मोच आ गई, एकदम से पैर सूज गया। फिर भी बड़ी मुश्किल चलते चलते मैं वहाँ पहुँची। तो वहाँ के जो हेल्पर थे उन्होंने मेरे से पूरी बातचीत की और मुझे लेके वो दूसरे ऑफिस में गए जहाँ पे सारी बात जो यहाँ की सोशल सर्विसेज है उनको बतानी थी। तो हम लोग गए, वहाँ जाके हम बैठे, वहाँ के ऑफिसर से बात की और इस कंट्री का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है क्योंकि वो बहुत ऐसी सिचुएशन में हेल्प करते हैं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे पहले से ही यहाँ भेज दिया था कि ये बात अगर इंडिया में होती तो कैसे होता, या कोई पाकिस्तान से होता तो कैसे होता। तो यहाँ थी तो हेल्प मिली और मैं खड़ी हो गई। तो जी मुझे उन्होंने मेरे लिए सारे पेपर वगैरह बनाए और मुझे उन्होंने खर्चा देना शुरू किया। हर हफ्ते वो एक बैंक जैसा, जैसे बैंक की बुक होती है ऐसी बुक्स मिलती हैं, उसमें अमाउंट लिखा होता है कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। कुछ 35-40 पाउंड उन दिनों में होते थे। तो वो वीक के मिलते थे, उसी में अपना राशन वगैरह, अपनी बाकी चीज़ें जो भी चाहिए आपको, उन्हीं थोड़े से पैसों में गुजारा करना होता था। लेकिन साथ ही में आपको रहने की जगह दी जाती है, लेकिन कई बार रहने की जगह एकदम से नहीं मिलती है। तो मुझे भी एकदम से जगह नहीं मिली, तो उन्होंने मुझे एक होटल में ठहराया। होटल में एक कमरा था और एक बच्चे की कॉट थी और वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलता था और रहने की जगह थी। कोई खर्चा नहीं देना पड़ता था, सब गवर्नमेंट की तरफ से था। तो वहाँ मैं अपने बेटे और बेटी के साथ रहने लगी। मेरे पेरेंट्स मेरी कज़न के घर जाके उनके वहाँ रहने लगे और ऐसे ही करते 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 8 महीने निकल गए। मेरे एक्स ने ना मेरा पूछा ना मेरे बच्चों का पूछा, ना कोई और लीगल कदम उठाया। लेकिन
उन 8 महीनों के दौरान तकरीबन जब 6 साढ़े 6 महीने हुए थे, दोनों बच्चों को बहुत बुरा चिकन पॉक्स हो गया और इतना तेज़ उनको बुखार और इतना ज़्यादा बीमार वो बच्चे। मेरी बेटी के तो आँखों में, मुंह में, नाक में सब तरफ चिकन पॉक्स हो गया था उसको। तो जब उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी तो मेरी कज़न ने कहा कि आप लोग हमारे घर में आके रह लो। अब चिकन पॉक्स ऐसी बीमारी है कि बड़ों को भी इससे एक और बीमारी है जिसे शिंगल्स कहते हैं, वो हो सकती है, और दूसरे बच्चे अगर छोटे घर में हो तो उनको भी हो सकती है। मेरी कज़न की बेटी भी मेरी बेटी से 4 दिन बाद पैदा हुई थी, लेकिन वो अच्छे खासे घर से हैं, बहुत ऊंची फैमिली है, लेकिन प्यार हम सब में बहुत ज़्यादा है। तो मेरी कज़न ने कहा कि उसके घर आ जाए, तो मैं थोड़ा सा डरती थी कि उसके हस्बैंड कहीं कहेंगे कि हम बीमार बच्चों को लेके आ गए तो उनके बच्चे को अगर हो गया तो। लेकिन मेरी अम्मी ने भी बोला, क्योंकि मेरी अम्मी की वो भाई की बेटी हैं, तो उन्होंने कहा कि और कहाँ जाएंगे, फिर हम एक कमरे में बैठे रहेंगे, किसी से मिले जुलेंगे नहीं, लेकिन अगर उनके घर में हम रह सकते हैं तो हम वहीं रहेंगे। तो जितने दिन बेटी ठीक नहीं हुई हम लोग उनके घर में रहे। बेटी को एक दिन बुखार इतना ज़्यादा था कि उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए और एम्बुलेंस को बुलाया गया और एम्बुलेंस वालों ने आके दवाई वगैरह दी और आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो गई। वो उस बीमारी से, चिकन पॉक्स से ठीक हो गए। मेरी कज़न की बेटी को सिर्फ 2-4 छोटे छोटे स्पॉट चिकन पॉक्स के निकले। तो हम लोग बहुत शुक्र कर रहे थे कि उनकी बेटी को ज़्यादा नहीं हुआ। अगर उससे ज़्यादा हो जाता तो हो सकता है कि उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ होते कि हमारी वजह से उनकी बच्ची इतनी बीमार हुई है। लेकिन शुक्र है कि उनके बच्चे सभी ठीक रहे। और मेरे फादर को उस वक्त, क्योंकि मेरे फादर हमेशा मेरी बेटी को अपनी गोद में उठा के बैठे रहते थे, इसकी आँखों में, मुंह में, सब तरफ वो दाने निकले हुए थे, दूध नहीं पी सकती थी, सो नहीं सकती थी। तो मेरे फादर इसको गोद में उठा के पूरी पूरी रात बैठे रहते थे। उससे उनको इन्फेक्शन हो गया जिसको शिंगल्स बोलते हैं, और वो इतना ज़्यादा पेनफुल है कि इतनी पेन वाली, तकलीफ़ वाली शायद ही कोई बीमारी होगी। उससे आपके जो नर्व्स होते हैं, नर्व्स के अंदर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, और ऊपर बदन में जहाँ नर्व में इन्फेक्शन होता है वहाँ सब जैसे जलने से छाले पड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो बेचारे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। फिर उनकी दवाई वगैरह ली, उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगा। तो एक के बाद एक मुसीबतें आती ही रहीं। लेकिन जब 8 महीने मुझे हो गए थे उस होटल में रहते हुए, तो गवर्नमेंट ने मुझे एक घर दिया। वो 2 बेडरूम का, एक उसमें सिटिंग रूम था बड़ा, 2 बेडरूम थे, किचन थी, बाथरूम, टॉयलेट, और उसका मुझे कोई खर्चा नहीं देना था, किराया वगैरह मुझे नहीं देना था। वो खुद ही जो मेरा पैसे, मुझे उसको बेनिफिट बोलते हैं, तो जो मेरा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से 2 बच्चों के साथ होता है, उसी में से किराया काटा जाता है। तो वो मुझे घर मिला और मैं बेटी का फर्स्ट बर्थडे वहाँ पहुँचने के 1 मंथ बाद हमने मनाया था। जी, ये मेरे पास तस्वीरें हैं और मुझे याद है 8 महीने नहीं थे, 8 महीने में बात हुई थी
कि आपको घर अब मिल जाएगा। तो काफ़ी जगह देखते देखते ये उस वक्त फिर मुझे मिला, और मिलने के 1 महीने बाद मेरी बेटी का बर्थडे था। तो हम लोग बहुत बहुत खुश हुए कि देखो ऊपर वाले का करम, कि किसी ने हमें बेघर कर दिया था लेकिन हमें घर मिला है रहने को, और हमें पैसे भी मिल रहे हैं जिससे हम खाना पीना कर सकते हैं। और मेरी अम्मी ने भी बहुत हेल्प की उस वक्त। वो बेचारी जहाँ कहीं भी होता था लोगों के कपड़े सिल देने और ऐसे काम करने, क्योंकि अम्मी को सिलाई कढ़ाई ऐसी चीज़ें बहुत आती थी। तो उन्होंने वो कर कर के हमारा सबका गुजारा करना। तो जैसे तैसे करके वक्त कटता गया। बेटी कमज़ोर बहुत थी, इसको बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता, दिखाना पड़ता। और डॉक्टर से मैं कहती थी कि ये वही इंजेक्शन का असर लगता है जो मुझे प्रेगनेंसी शुरू होते वक्त दिया गया है, लेकिन उस वक्त इतना कोई टेस्टिंग का था नहीं सिस्टम जिससे कि उनको पता चल सकता। तो वो लोग टाल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जब सबने बोला है कि ठीक है, हॉस्पिटल वालों ने बोला है कि नहीं कोई ऐसा नहीं है, तो ठीक ही होगा। लेकिन मैं खुद मैंने स्टडी की हुई है, पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता था कि ये जो साइन इसके नज़र आ रहे हैं वो डेफिनेटली जो आपकी हाई इम्यूनिटी बॉडी में हो जाती है उसकी वजह से ये कंडीशन होती है जिसका नाम है लूपस। तो लूपस में आपकी इम्यूनिटी क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे देखें हम सबको कभी खांसी होता है, कभी ज़ुकाम होता है, कभी एक आध दिन बुखार होता है, राइट। तो हम लोग कभी घर में कहवा बना के पी लेते हैं या कुछ मामूली सी कोई दवा ले ली जिससे कि कोई नहीं एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, चाय पी लो ठीक हो जाएगा। वो क्यों ठीक होता है? क्योंकि हमारी खुद की जो बॉडी की अंदर से ताकत है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो इन्फेक्शन से फ़ाइट करती है। और जब वो इन्फेक्शन से फ़ाइट करती है तो हम बिना डॉक्टर के पास जाए भी अपने आप से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब किसी इंसान में वो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो जब किसी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है तो वो साथ साथ में आपकी बॉडी को भी ख़त्म करती है। तो मेरी बेटी को वही कंडीशन मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी को वही कंडीशन है, लेकिन क्योंकि इतने छोटे बच्चे में कभी भी डायग्नोस नहीं होता है तो उसकी वजह से कभी भी इसका बचपन में इस बारे में डॉक्टर ने देखा नहीं, सलाह नहीं दी, कोई दवा वगैरह भी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी नहीं करके देखा कि एज एन एक्सपेरिमेंट ही कर लो आप लोग, शायद हो सकता है बच्चों में भी आप देखें ऐसे पाई जाती हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और बाद में अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी कि फिर बड़ी होकर इसको यही बीमारी का डायग्नोस हुआ। और उस वक्त मैं बहुत दिल दुखी हुआ था कि अगर बचपन से ही देखा गया होता तो बचपन से ही इसकी हेल्थ ठीक हो जाती, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। तो जी मैं जब फिर उस घर में रहने लगी और सब कुछ अपना मैनेज करने लगी, बेटी भी 1 साल से ऊपर हो गई थी और बेटा भी स्कूल जाने लगा था, उसको स्कूल पास ही में था, वॉक करके चले जाते थे हम लोग। कार भी मैंने ले ली थी और बस गुजारा चल रहा था। तो फिर मेरे पेरेंट्स वापस अपने घर चले गए थे और मैं जैसे तैसे करके बच्चों को पाल रही थी और इनके बाप का कोई मैसेज नहीं था, कोई मैसेज नहीं। वक्त गुजरता गया और 2.5 साल के बाद उसने मैसेज भेजने शुरू किए। हाँ, उससे पहले एक बार उनकी नानी ने मेरी कज़न के हस्बैंड को मैसेज भिजवाया कि हमारा गोल्ड हमें वापस कर दो, जो हमने शादी पे दिया था, हमारा गोल्ड हमें वापस कर दो।
तो मेरी कज़न के हस्बैंड ने उनको बोला, जो बच्चे पैदा करके छोड़ गया है उसको कौन पालेगा? अपना गोल्ड आपको याद है, आपको अपने बच्चे याद नहीं है? तो फिर वो लोग चुप कर गए उस बात पे। तो 2.5 साल के बाद उसने कांटेक्ट किया कि मैं बच्चों से मिलना चाहता हूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहने लगे कोई बात नहीं, सुबह का भूला रात को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसे हमारी हिंदी में इंडिया में कहावत है। तो कोई बात नहीं, शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो तुम उसे आने दो। तो मैंने आने दिया। वो आता था, थोड़ी सी देर बच्चों के पास बैठना, चले जाना। बच्चों के लिए कभी कोई खिलौना नहीं लेके आया, कभी कोई उनके खाने के लिए नहीं कुछ लेके आया, बस आया, थोड़ी देर उनके पास बैठा और चला गया। ना उसको बच्चों के बर्थडे याद हैं, ना कुछ याद है। चलती गई ज़िंदगी। तो कुछ महीने निकले। जब वो मिलने आता था उसके कुछ महीने बाद उसने काफ़ी हाथ पैर जोड़े और कहा मैं वापस आके साथ रहना चाहता हूँ। क्योंकि अब उसको नज़र आ रहा था घर बन गया है, चाहे बेशक गवर्नमेंट का दिया हुआ घर है, लेकिन उसमें सामान तो सब मैंने डाला और अच्छा बनाया हुआ था घर को। तो जी कहने लगा मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं अब वापस आके ठीक से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बच्चों को देखना चाहता हूँ और मैं काम भी करता हूँ। तो पता नहीं कहाँ, किसी पोस्ट ऑफिस में या कहाँ कुछ काम कर रहा था। डेली जाता था काम पे सुबह 4 बजे। तो पहले तो मैं नहीं मानी इस बात पे, लेकिन वही है ना कि माँ बाप को होता है कि उनकी बेटी सारी उम्र अकेले कैसे रहेगी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कहा कि हो सकता है वाकई में सुधर गया हो, तो तुम आने दो उसको। मैंने उसको अलाउ किया, वो आया और खुदा का एक और करम हुआ। देखें, ऊपर वाले से कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना कोई कंप्लेन करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड की सिस्टर और मेरे भाई सब लोग अमेरिका रहते थे। जब हमारी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड की सिस्टर ने हमें स्पॉन्सर किया था कि एज ए रिश्तेदार, भाई बहन, पेरेंट्स, आप उनको स्पॉन्सर करके यूएसए में बुला सकते हो, लेकिन वक्त बहुत लगता है। और मैं तो इस बात को भूल भी गई थी, कब की भूल गई थी। तो वो वापस आया हमारे पास कोई दिसंबर में, और मार्च में हमारा इमिग्रेशन का हो गया कि हम यूएसए जा सकते हैं। तो सब रिश्तेदारों ने कहा जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कोई पता नहीं ये आदमी कब बदल जाए। मेरे भाई भी यूएसए में थे तब तक, और ये बात है तकरीबन 1987 कुछ ऐसे। तो जी उस वक्त हम लोग, मेरी बेटी पैदा हुई है 84 में, ये 87 में वो वापस आया, और 88 शुरू में तब हमारा वीज़ा आया और हम लोग चले गए अमेरिका। वहाँ जाके हम लोग रहे मेरे भाइयों के घर, क्योंकि मेरी माँ बाप भी वहीं थे। मुझे हुआ कि मैं यहाँ फिर से अपना पढ़ाई करूँगी, फिर यहाँ के हिसाब से काम करूँगी, तो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और इस बंदे का मुझे दिल से कोई भरोसा नहीं था, क्या करेगा।
तो यूएसए में रहने लगे। आप लोग हंसोगे अब, क्योंकि आपको शक हो रहा होगा कि अब आगे क्या हुआ होगा। उसने कोई काम नहीं किया। मैं पढ़ती रही, मैं काम करती रही, उसने कोई काम नहीं किया। और मैं मेरे छोटे बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी। मेरे घर के लोग कहने लगे तुम मैं अबॉर्शन करवा दूं। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं है, अब तुम मैं अबॉर्शन करवा दूं। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा और मैं बिल्कुल इस हक में नहीं थी। और मैंने कहा उनसे कि अगर मैं बोझ लग रही हूँ तो मैं वापस यूके अपने घर चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मेरा घर अभी है। तो मैंने वही किया। 8 मंथ प्रेग्नेंट थी। देखिए, बेटी के टाइम पे भी वही टाइम और बेटे के टाइम पे भी मैंने अपनी माँ से कहा अगर मैं 2 बच्चों को पाल सकती हूँ तो मैं 3 को भी पाल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को ज़ाया नहीं करूँगी। तो मैं वापस यूके आ गई और अगेन फिर से एक बार अकेले अपने बेटे को जन्म दिया। मेरे पास बाय चांस मेरे एक फ्रेंड्स उस दिन रहने आए हुए थे, क्योंकि वो लोहड़ी का दिन था, जो हमारे इंडियंस में लोहड़ी बहुत मनाते हैं। तो वो लोग रात मेरे पास रुके हुए थे, हस्बैंड वाइफ। तो रात को खाना खा के हम लोग ऐसे घर में बैठे हुए हैं। उसके बाद जब सोने गए तो पूरा टाइम था कि बेबी कभी भी हो सकता है। तो मैं रात भर, मुझे लेबर पेन्स हो रहे थे और मैंने किसी को उठाया नहीं। मैं चुपचाप दूसरे कमरे में इधर से उधर टहलती रही, क्योंकि खुद हॉस्पिटल में सारे काम करने तो मुझे पता था कि क्या हो रहा है। घबरा नहीं रही थी मैं। तो जी अचानक से मेरी फ्रेंड वो उठी, बाथरूम जाने लगी सुबह 4 बजे। तो कह रही तू सोई नहीं, क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा नहीं, मुझे तो सारी रात लेबर पेन्स हो रही हैं। तो उन्होंने खूब गुस्सा किया कि तूने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं चली जाऊंगी हॉस्पिटल। तो उन्होंने और गुस्सा किया, तो पागल है, तो अकेली हॉस्पिटल चली जाएगी? मैंने कहा हाँ, कार चला के चली जाऊंगी, आप लोग पीछे मेरे बच्चों को रख लेना। तो वो उन लोगों ने बहुत गुस्सा किया, डांट लगाई। तो मैंने बेटी और बड़े बेटे को उनके पास छोड़ा, अकेली नहीं गई। मेरी फ्रेंड कार चला के गई। हॉस्पिटल गए और 1 घंटे के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। और उस फ्रेंड ने घर आके सबको बताया कि मैंने आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं देखी कि बेटा पैदा करते वक्त इसके मुंह से एक भी आवाज़ निकली हो। मैं सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपने रब का नाम ले रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने रब को याद कर रही थी। क्योंकि बेशक मेरी फैमिली, मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे, लेकिन जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा था वो मेरे ऊपर वाले रब ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, और वो मुझे देख रहा था कि मैं इसमें पास होती हूँ कि नहीं, और मुझे उसको नाराज़ नहीं करना था। मुझे हर एग्ज़ाम पास करना था और मैं करती रही, और ये एग्ज़ाम भी पास हो गया। अब रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। लेकिन ठीक है, एक स्टेप और फॉरवर्ड हो गया। तो आज वीडियो लंबी कर दी, क्योंकि आप लोग रोज़ कहते हो थोड़ी लंबी किया करो वीडियो। तो ये वीडियो आज ऑलमोस्ट डबल हो गई है।
आई होप आप लोग देखोगे, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने नोटिस किया कुछ लोगों ने सिर्फ 4-4.5 मिनट देखी है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों जो मेरे चैनल पे आ रहे हो, ये कहानी कोई मजाक नहीं है। इसको बाकी पोस्ट की तरह आप लोग 2 मिनट 3 मिनट मत देखिए, प्लीज़ इसको पूरा देखिए, वरना ना देखिए। क्योंकि मैं भी, जैसे मैं अपने ससुराल वालों से तंग आ गई थी, अब ये भी मैं कहते कहते बहुत तंग आ चुकी हूँ कि वीडियो को ख़राब ना करें, इसको थोड़ा मत देखें, पूरा देखें। बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ हैं और जो पूरी वीडियो देख रहे हैं। अब अगली वीडियो में आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल।